नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें आपको कि निकाय चुनाव में अब बेहद कम दिन बचे हैं। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज बीजेपी कार्यालय में सीएम धामी ने दरअसल निकाय चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी निकाय चुनाव को किसी भी हालत में जीतना चाहती है और इसके लिए उसने कई बड़े नेता चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। हर चुनाव में हम लोग अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। यह हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सभी से, जनता से। वो उन्होंने 2 सरकारें हमारी जनता ने बनाई हैं और तीसरी सरकार भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारी बनाए, जिससे कि हम और तेज गति से विकास को जो है गति प्रदान करें। देखिए, ये बहुत ही बेहतर प्रयास है कि हर नगर निगम की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो सारे नगर निगमों का अलग अलग संकल्प पत्र जारी करने का मतलब व्यापक परीक्षण करने के बाद इन नगरों के विकास की एक खाका तैयार किया गया। उस उस परिकल्पना के साथ इन नगरों को आगे बढ़ा के राज्य के स्मार्ट सिटीज के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि इनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है, निश्चित रूप से इससे पूरे राज्य की एक सोच, एक राज्य के बारे में परसेप्शन पूरे देश में बदलेगा और हमारे शहर जब स्मार्ट शहर के रूप में स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा टूरिज्म, हमारा सबसे बड़ा आज की तारीख में इकोनॉमी का आधार है, वो बढ़ेगा। आज जनमानस ये जानता है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार का यहाँ पर भी होना बहुत जरूरी है ताकि विकास कार्य हो सके। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी की छवि और धामी जी के द्वारा प्रदेश के लिए किए गए काम, तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है, संभवतः 26 तारीख को ये लागू होगा। इसका संदेश पूरी जनता के अंदर है और जो आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है अलग अलग निगमों के लिए, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति कितनी संकल्पबद्ध है। इन सब का लाभ जहां हमारे मेयर के प्रत्याशी को मिल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के निगमों में अधिकांश प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर खुद सीएम धामी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ऋषिकेश और जोशीमठ में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार भी किया, साथ ही जनता से वोट की अपील की। इसके अंदर आकर यहाँ की डेमोग्राफी को, यहाँ की जनसंख्या को अनावश्यक रूप से असंतुलित करने का काम कर रहे थे। हमने उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की और हम आगे भी संकल्पबद्ध होकर उस पर काम कर रहे हैं कि हमारे राज्य की जो डेमोग्राफी है वो खराब ना हो। हमने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, हमने दंगा रोधी कानून लागू किया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ या अभी हाल में एक थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, इसके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, देश में हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का हमने कानून बनाया है, जिसको भाइयों बहनों हम इसी माह जनवरी माह में हम उसको लागू करने वाले हैं। हम प्रदेश में हर प्रकार से सुख शांति और सुशासन स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने बाहर से जमीनें खरीदने वालों की भी गहनता से जांच प्रारंभ की है, जांच हमने शुरू कर दी है। अगर कोई भी व्यक्ति अब जो हमारे नियम है उन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसकी जो जमीनें हैं, अगर उसने नियम विरुद्ध उन जमीनों पर काम किया है, लेकिन इस पवित्र भूमि की एक अलग प्रकार की आभा है, एक आध्यात्मिक आभा
एक ऊर्जा जो आप सबके बीच में मां गंगा से प्राप्त हो रही है, हमारे इस तपोस्थली से प्राप्त हो रही है, और आप सभी का उत्साह देखकर, आप सभी की संख्या देखकर सच में मुझे लग रहा है कि सुबोध भाई और आपका भाषण सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं अब पहली सभा की शुरुआत कर रहा हूं, जो सवेरे प्रातःकाल 10 बजे से मैं शुरू करता हूं। और एक बात और, मेरे मन में थोड़ा सा भी अब संशय नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबका जोश देकर, माता बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों का, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यहां मुनिकृति, तपोवन और ऋषिकेश में भी मैं कह रहा हूं कि यहां कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का यहां बोर्ड बनने वाला है। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी का कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी बेहद मजबूत है, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस का साफ कहना है कि ये हो सकता है कि कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हो, लेकिन जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, ऐसे नेता कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। जिसको गांव में जिता, देखिए कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख मेहर के बीच नहीं है, वहां अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, करण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख मेहर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में समूचा संगठन, वाकई कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा बार बार जो कहती है हमारे संपर्क में है, कुछ नेतागण ऐसे हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। जो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से उसको केवल दिखाने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं, वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। आज जो स्थिति भाजपा के संगठन में सिर फुटेबल है, आप स्वयं देखिए, और जो लोग यहां से जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो गए भी हैं अभी तक, उनकी स्थिति देखिए आप क्या है। अगर आप स्वयं में अगर जाके देखते हैं तो वो पूरी तरह से उनको अलग थलग किए हुए पार्टी है इस समय भाजपा। और आज अगर वाकई ये मेरा मानना है कि पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी तरह से, पूरे बल के साथ निकाय चुनाव में छोटी सरकारों का गठन होने जा रहा है, इसमें उतरी हुई है। और जो भी बातें भाजपा जो कह रही है, जो सामने रख रही है, निश्चित रूप से कुछ लोग हो सकते हैं जो इनके संपर्क में हो, लेकिन वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए राजनीति करते हैं, वो लोग संपर्क में हो सकते हैं। बाकी जो डिवोटी है कांग्रेस का, जो आइडियोलॉजी को अपनाए हुए जो नेता संगठन में, निश्चित रूप से कभी पार्टी को छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन की ओर से 59 मतदान केंद्रों पर 193 बूथ बनाए गए, जिस पर 1,93,389 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 91,267 महिला मतदाता और 1,02,054 पुरुष मतदाता शामिल हैं। नहीं, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि आम जनमानस के सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती किरण जैसवाल जी का घोषणा पत्र बनाए जाने की प्रक्रिया जो चल रही है, वो वास्तव में बड़ी अच्छी प्रक्रिया है कि लोगों का सुझाव, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह का वो अपना शहर चाहते हैं, किस तरह का सुंदर शहर हो, या क्या समस्याएं उनको आ रही है। अनेकों सुझाव हमारे पास सुबह से हम लोग यहाँ ऐसे हरिद्वार के लगभग 1 दर्जन से भी अधिक मुख्य चौराहों पर इस तरह की सुझाव पेटिका जो रखी गई हैं, जिनमें आम जनमानस के सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं। तो हम सब इन जो सुझाव हैं इनको लेकर
अपने मुख्य कार्यालय, चुनाव कार्यालय जाएंगे और बड़े हमारे जो अधिकारी हैं, संगठन के अधिकारी, उन सबके सामने ये पेटिकाएं खुलेंगी और इन सुझावों को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और इन्हीं के आधार पर आदरणीय किरण जैसल जी का जो घोषणा पत्र अपने हरिद्वार के लिए है वो तैयार किया जाएगा। उधर आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। दरअसल पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 44 पेटी हरियाणा निर्मित इंग्लिश वाइन बरामद की है और वहीं जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ऐसा अंदेशा है कि निकाय चुनाव में मतदान के लिए ये वाइन मतदाताओं को बांटी जानी थी। और रुक करेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी देहरादून से, राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ के पोर्टल पर खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 14 जनवरी थी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, तो 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। और जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो आगामी राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभारंभ जल्द ही होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी पहल करते हुए सभी प्रदेशवासियों से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राष्ट्रीय खेलों की डीपी लगाने की अपील की है। साथ ही उनका कहना है कि राज्य की जनता सामूहिक तौर पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत करेगी। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो ऐतिहासिक है। हमारी देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमको इसकी मेजबानी मिली है। तो मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि अपनी डीपी लगा लें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, जिससे कि पूरे देश के अंदर देवभूमि से एक संदेश जाना चाहिए। और पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। तो उन मेहमानों के स्वागत में सभी देवभूमि के लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो इसलिए सबसे आह्वान किया है कि जिस दिन राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 28 जनवरी को देहरादून में उसका शुभारंभ करेंगे, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर एक दीपोत्सव बनाकर हम सबका स्वागत करेंगे। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के मौजूदा हालातों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में ये पहले से ही तय है कि जिस भी राज्य में जो रीजनल पार्टी मजबूत होगी उसको समर्थन दिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ देगी। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी सलाह दी है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव अपने दिवंगत चाचा राजपाल यादव की अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। उधर आपको बता दें, खटीमा के सिसैया गांव में दरअसल निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने अपनी जांच कराई। वहीं इस दौरान डॉक्टर शैलजा ने HMP वायरस को लेकर लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न जगहों पर कई संक्रमित मरीज पाए गए हैं, इसलिए हमें भी सचेत और सावधान रहने की जरूरत है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के द्वारा, जो कि हमारे नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कार्यरत है, टीम बी के द्वारा जो है सिसैया बंदा जो है उसमें ग्राम पंचायत सिसैया बंदा में स्वास्थ्य जांच का प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो है 80 बच्चों की जांच की गई और बुजुर्गों की और महिलाओं की जांच की गई, जिसमें हमने जो है उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी, उनका हीमोग्लोबिन और बीपी की जाँच भी की गई। उन्हें जानकारी दी गई कि सर्दियों के समय जो है बीपी बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है, तो उसमें जो है बीपी की दवा का सेवन जो है निरंतर किया जाए। और HMPV वायरस जो कि अभी जो है संक्रमित हो रहे हैं बच्चे हमारे देश में पाए गए, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई और उनको जो है सावधानी बरतने के लिए कहा कि मास्क लगाएं, हाथ धोने का तरीका बताया गया कि जो है अपने हैंड वॉश टेक्निक को जारी रखें, हाथ धोएं, बच्चों के लिए साफ सफाई, गर्म कपड़े और गर्म खाने को ही दिया जाए, जिससे कि वो इन संक्रमण से बच सके। उधर उत्तराखंड में इन दिनों अगले बजट की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले इस वित्तीय वर्ष के बजट खर्च को लेकर के वित्त विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, वित्त विभाग सभी विभागों के बजट खर्च परफॉर्मेंस की जांच भी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। किसी भी राज्य में विकास का पैरामीटर उस राज्य की ओर से पूंजीगत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, बजट खर्च एक बड़ा मानक होता है। उत्तराखंड में लगातार वित्त विभाग पूंजीगत विकास में बजट खर्च को लेकर विभागों पर जोर दे रहा है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट विधानसभा में पास किया था। अब तक की सरकार के खर्च पर बात की जाए तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के 52 डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित 15,854 करोड़ में से 6,217 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि प्रस्तावित बजट का लगभग 41.85% है। बता दें ये आंकड़े 1 अप्रैल 2024 से 7 जनवरी 2025 तक के हैं। उत्तराखंड सरकार के बजट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर नवनिर्माण और विकास कार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार के हैवीवेट बजट यानी 500 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित बजट रखने वाले विभागों की बात की जाए तो वो इस तरह है। ग्रामीण विकास विभाग, प्रस्तावित बजट 1,632 करोड़। लोक निर्माण विभाग, प्रस्तावित बजट 1,440 करोड़। सिंचाई विभाग, प्रस्तावित बजट 1,380 करोड़। ऊर्जा विभाग, प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़। शहरी विकास, प्रस्तावित बजट 774 करोड़। खाद्य आपूर्ति विभाग, प्रस्तावित बजट 613 करोड़। आपदा प्रबंधन विभाग, प्रस्तावित बजट 596 करोड़। पेयजल निगम, प्रस्तावित बजट 572 करोड़। अपने प्रस्तावित बजट में से अधिक बजट को रिलीज कराकर और उसे खर्च करना यह माना जाता है कि वह कार्य पूरे हो गए हैं और बजट खर्च हुआ है, यानी विकास कार्य किए गए हैं। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा बजट रखने वाले विभागों में बजट खर्च के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाले विभागों की बात करें तो वो इस तरह है। बजट खर्च में टॉप 5 परफॉर्मर। लोक निर्माण विभाग PWD ने 62.84% बजट खर्च किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 98.51% बजट खर्च किया। शहरी विकास विभाग ने 64.48% बजट खर्च किया। कृषि विभाग ने 64.12% बजट खर्च किया। खेल विभाग ने 92.40% बजट खर्च किया। बजट खर्च करने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। उसके बाद पर्यटन विभाग भी कम बजट खर्च कर सका है। वहीं वन और ऊर्जा निगम ने भी कम बजट खर्च किया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग भी बजट खर्च करने के मामले में काफी लो परफॉर्मर है। आपदा प्रबंधन विभाग, जिसका प्रस्तावित बजट 596 करोड़ का है, लेकिन केवल 29% खर्च हुआ है। पर्यटन विभाग का प्रस्तावित बजट 259 करोड़ रुपए का है। विभाग ने केवल 30% खर्च किया है। वन विभाग भी बजट खर्च के मामले में पीछे है। 129 करोड़ के बजट में से फॉरेस्ट विभाग ने केवल 30% ही खर्च किया है।
राज्य के पावर सेक्टर में भी प्रस्तावित बजट 1281 करोड़ का है, लेकिन अभी तक केवल 40% ही खर्च किया गया है। समाज कल्याण विभाग का भी 158 करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 26% खर्च हुआ है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए वित्त सचिव दिलीप रावलकर ने बताया कि इन दिनों आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दिसंबर एंड हमारा हो गया है, मतलब क्वार्टर 3 खत्म हो गया है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, और इस दौरान जो हमारी व्यय की जो स्थिति दिख रही है वो पिछले गत वर्ष से काफ़ी अच्छी है। उसमें राजस्व में हम लोगों का जो राजस्व बेसिकली वो व्यय होता है जिसमें आपको सर्विसेज के लिए पे करते हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मेंटेनेंस के एसेट्स वगैरह है, इसमें आप जो भुगतान करते हैं उसमें लगभग आपका 33,000 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है। और जो कैपिटल व्यय जिसके चलते हम लोग विविध एसेट्स बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण व्यय होता है राज्य सरकार का, क्योंकि उसमें दीर्घकालीन योजनाएं बनती है। उसमें हम लोगों का 5,900 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। तो कुल मिला के हम लोगों का 39,000 करोड़ से अधिक का व्यय अभी आज की डेट में हुआ है, और ये हमारी पिछली इसकी तुलना करें तो लगभग हम लोगों का ये 7-8% जो है अधिक है उससे। तो हमारे एक्सपेंडिचर के लिए अभी हम लोगों के पास और एक क्वार्टर बचा हुआ है और एक तिमाही बची हुई है। तो वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में बजट खर्च को लेकर सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कौन सा विभाग अपने बजट खर्च के परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहा है। तो वहीं जो विभाग अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अच्छे से खर्च नहीं कर रहा, उसकी आगामी आने वाले बजट में कटौती की जाएगी। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जिन विभागों का खर्चा कम हुआ है उनको हम लगातार बोलते भी रहते हैं, चाहे हमारे अधिकारीगणों, बीच बीच में मैंने भी बैठ के ली है, समीक्षा की है। और ये बात ठीक है कि कुछ विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कुछ विभाग अभी भी उसमें उस जो अपेक्षाकृत बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। तो उसमें हमने एक बात और भी कही है, जो विभाग इस प्रकार के होंगे तो आने वाले बजट में उनको उस प्रकार से फिर कंसिडर भी किया जाएगा। यानी यदि वो खर्चा कम कर पा रहे हैं तो फिर अगले बजट में उनको कटौती होगी, यानी उनको जो वो चाहेंगे, जिस प्रकार से उनकी अपेक्षाएं हैं बजट के लिए, तो फिर उस पर हम लोग भी विचार करते हैं। ये बार पिछली बार भी मैंने किया था और इस बार भी हम उसी प्रकार से काम करेंगे। वित्त मंत्री और वित्त सचिव के अनुसार आगामी बजट में विभागों का बजट परफॉर्मेंस का काफी हद तक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आगामी बजट वित्त विभाग कैसे तय करता है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।